हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में। तो क्या होता है एड्रेनर्जिक ड्रग्स, पहले इसके बारे में आप मोटा मोटा सा जान लेते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको मालूम होगा कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में कि वो कैसे काम करती हैं। अगर आपने नहीं भी देखी हैं तो आप इसका जो सबसे पहला पार्ट है फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 का, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें बहुत डिटेल से ये बताया गया है कि ये सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम क्या होता है, फिर उसकी क्लासिफिकेशन कैसी है, और फिर उसके दो चीज़ें मैंने बताई थी उसमें कि एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स होती हैं ये काम करती हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये कंडीशन होती है, ये हर वक्त नहीं रहता है, बल्कि कभी कभी कंडीशन जब वो आती हैं, वो जब हालत आती है तब ये क्या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ये कब आती है वो कंडीशन, तो जब आदमी को कोई फ्राइट होता है, फ्राइट का मतलब डर होता है, या फ्लाइट होता है, फ्लाइट मतलब भागना या उड़ना, तब ये कंडीशन शुरू होती है, तब ये सिस्टम एक्टिवेट होता है। या फिर फाइट होता है, तब ये फाइट वाली कंडीशन हो, तब ये जो सिस्टम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये एक्टिवेट होता है और अपना काम करता है। ठीक है, तो अब इसमें जब ये सिस्टम मतलब एक्टिव हो जाता है तो क्या होता है, तो उसमें एड्रेनर्जिक जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज़ होते हैं, और एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जाके वो क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से जाके वो बाइंड करते हैं और कुछ एक्शन शो करते हैं। वो एक्शन क्या है आगे हम लोग अभी इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं। इतना जानिए कि इनके लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं अल्फ़ा रिसेप्टर, अल्फ़ा एंड बीटा रिसेप्टर। ठीक है, किस पे काम करते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स, कि ये काम करते हैं अल्फ़ा एंड बीटा रिसेप्टर पे। जैसे कि आपने पढ़ा कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होती हैं वो काम करती हैं एम और एन रिसेप्टर पे, ऐसे जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं ये किस पे काम करती हैं, अल्फ़ा एंड बीटा रिसेप्टर्स पे, और कुछ एक्शन शो करती हैं। ठीक, तो अब ये जो दवाएं हैं ये उन्हीं जैसा एक्शन देती हैं। ऐसा नहीं कि अब ये जो दवा अब है तो वो कंडीशन जब आएगी तभी ये दवा खिलाई जाती, नहीं। मान लीजिए उस कंडीशन में जो आपकी मतलब बदन के जो प्रोसेस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका हार्ट रेट बढ़ गया, तो अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है हार्ट रेट बढ़ाने की, तो उस वक्त जो मतलब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है उसी जैसी दवा बनाई जाती है जो जाके क्या करते हैं, उसी की तरह से काम करते हैं। समझ में आ रही बात, ये नहीं कि जब वो कंडीशन आएगा तभी आप ये दवा खाएंगे या नहीं। ये तो वो कंडीशन होती है कि उसमें कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, फिर आपके बॉडी में कुछ एक्शन दिखते हैं कि आपकी बॉडी तैयार हो जाती है लड़ने के लिए, या कुछ जैसे आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, ऑक्सीजन की आप ज़्यादा इनपुट करते हैं, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो कंडीशन हमको अगर कभी ज़रूरत पड़ती है कि वैसे ही कंडीशन हमें मिले कि मतलब जैसे कि गैस्ट्रिक जूस है वो ना निकले, HCl ना निकले, और दूसरे जो प्रोसेस है उनको अगर रोकना है, ब्लड प्रेशर को मान लीजिए हाई करना, लो करना, जो भी है, तो वो कंडीशन के हिसाब से फिर दवाएं बनाई गई हैं कि ये जब ये रिसेप्टर से जब एक्टिव होते हैं तो ये प्रोसेस होता है, अगर हम इस रिसेप्टर को एक्टिव कर देंगे तो हमको वो एक्शन मिल जाएगा। ऐसा ही उस रिसेप्टर को अगर ब्लॉक कर दें तो वो एक्शन नहीं आएंगे। ठीक, तो चलिए अब हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है, एड्रेनर्जिक ड्रग्स आर दोज ड्रग्स विच स्टिमुलेट एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स एंड गिव सिंपैथेटिक एक्शन। कहते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स वो दवाएं होती हैं जो स्टिमुलेट करती हैं या एक्टिव कर देती हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को, या ये भी कह सकते हैं कि जो बाइंड करती हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से। और फिर क्या होता है, जब वो बाइंड करती हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से तो सिंपैथेटिक एक्शन देती हैं। क्या करती हैं, सिंपैथेटिक एक्शन देती हैं। सिंपैथेटिक एक्शन क्या है अभी आप देखेंगे आगे। ठीक, अब इसमें जो मतलब जो दवाएं हैं उनका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि एपिनेफ्रिन हो गया, नोरेपिनेफ्रिन हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये दवाओं की एग्जाम्पल्स हैं। जब इनको आप खाएंगे तो एड्रेनर्जिक वाला सिस्टम जो आपका एक्टिवेट होता है वैसे ही फंक्शन ये दवा भी क्या करने लगेंगी, आपको देने लगेंगी आपकी बॉडी के अंदर। ये दवा खाने के बाद भी समझ लीजिए आपका ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे काम करता था उस कंडीशन में, फाइट, फ्राइट और फ्लाइट में, ऐसे ही उस अगर कंडीशन नहीं भी रहेगी तब भी अगर ये दवा आप खाते हैं तो वो वाली कंडीशन की तरह से आपकी बॉडी के अंदर फंक्शन होने लग जाते हैं। दे वर्क ऑन अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2, और भी हो सकता है लेकिन यही मेन है, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा और बीटा 2, इन्हीं पे ये दवाएं काम करती हैं। ठीक, अब इनको क्या कहा जाता है, एड्रेनर्जिक ड्रग्स को एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट भी कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, और इनको सिम्पैथोमाइमेटिक भी कहते हैं। सिंपैथो का मतलब हो गया सिंपैथिक आपका सिस्टम जो हो गया, और माइमेटिक का मतलब उसकी कॉपी करने वाली, माइमेटिक का मतलब कॉपी करने वाली। तो ये आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये दवाएं उसी की कॉपी करती हैं। ठीक,
अब इनकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो एक जो इसकी दवा होती है वो डायरेक्ट काम करती है, क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्ट एक्टिंग एडिनर्जिक ड्रग्स, यानी ये डायरेक्ट आपके रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेंगी और अपना एक्शन शो कर देती हैं। जैसे उसका एग्जांपल क्या है, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन। ऐसे ही होता है इनडायरेक्ट एक्टिंग, तो ये क्या है, डायरेक्टली काम नहीं करती हैं बल्कि ये इनडायरेक्ट तरीके से काम करती हैं। इनडायरेक्ट तरीका क्या हो सकता है कि हो सकता है कि एपिनेफ्रिन आपका है तो आपके मतलब बॉडी के अंदर जमा है, उसको रिलीज़ करवा देती हों, या तो फिर ये हो सकता है कि कोई इंजाइम है जो एपिनेफ्रिन को रिलीज़ नहीं होने दे रहा है। एड्रीनलिन को, मान लीजिए आपकी बॉडी में एड्रीनलिन है जो इसमें एडिनर्जिक सिस्टम में काम करता है, तो वो है तो, लेकिन उसको कोई इंजाइम खा जा रहा है बीच में, उसको काम नहीं करने दे रहा, तो उस इंजाइम को रोक देंगी। तो ये तरीके हो सकते हैं इसमें क्या, इनडायरेक्ट एक्टिंग में। और एक होता है मिक्स्ड एक्टिंग एडिनर्जिक एजेंट। ये क्या करता है, ये डायरेक्ट उससे बाइंड भी करता है, क्या करता है, डायरेक्ट रिसेप्टर से बाइंड भी करता है, हो सकता है बाइंड कर ले, या हो सकता है ये क्या है, जैसे इनडायरेक्ट वाला फंक्शन है उस तरीके से भी ये काम करेगा कि वो खुद तो बाइंड नहीं करेगा, बल्कि क्या है, अगर इंजाइम रोक रहा है एड्रीनलिन को निकलने से तो उसको इंजाइम को हटा देगा, या एड्रीनलिन रिलीज़ नहीं हो रहा तो उसको रिलीज़ करवा देगा। तो ये दोनों तरीके से काम करता है, ठीक है। अब ये जान लीजिए कि ये रिसेप्टर्स, एडिनर्जिक रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तब आपको मालूम होगा कि इनका फंक्शन कहाँ कहाँ पे दिखता है। तो अल्फा 1 रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, तो ये स्मूथ मसल्स जहाँ जहाँ पे भी होते हैं हमारी बॉडी में, उन सब जगहों पे क्या है, अल्फा रिसेप्टर रहता है। स्मूथ मसल जैसे आपके हार्ट के अंदर क्या है, स्मूथ मसल है, ऐसे ही आपका ब्लेडर है यानी यूरिनरी ब्लेडर, उसके अंदर स्मूथ मसल है, ऐसे ही आपका स्प्लीन है उसके अंदर स्मूथ मसल्स है, ऐसे यूट्रस है उसके अंदर भी क्या है, स्मूथ मसल्स है, ऐसे ही आपकी आई है इसके अंदर भी स्मूथ मसल्स है, ऐसे आपका GIT है, क्या है GIT, आपका GIT के अंदर भी आपका स्मूथ मसल्स होता है। तो अब ये हार्ट हो गया, ब्लेडर हो गया, स्प्लीन, यूरेटर्स और GIT, इनके अंदर क्या कराता है ये, अगर ये आपका नॉर्मल अल्फा रिसेप्टर पे अगर दवा जाके बाइंड कर रही है तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, ठीक है। एड्रीनलिन है जैसे कि मान लीजिए न्यूरोट्रांसमीटर है, वो अगर जाके इस रिसेप्टर से बाइंड करता है तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। लेकिन आई में क्या होगा, उस वक्त माइडरिएसिस होगा। माइडरिएसिस का मतलब कि आई का साइज़ बढ़ जाएगा, मतलब पुपिल का जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा। अल्फा ये 1 यहाँ पे हो गया। अब अल्फा 2 रिसेप्टर कहाँ पे होता है, तो ये होता है पैनक्रियाज के अंदर। आपका पैनक्रियाज जहाँ से इंसुलिन रिलीज होता है तो उसके अंदर पाया जाता है अल्फा 2। अगर अल्फा 2 एक्टिव रहता है तो क्या करता है, ये इंसुलिन को डिक्रीज करता है, यानी बहुत ज़्यादा इंसुलिन नहीं निकालता है। अल्फा 2 अगर इसको बंद कर दे रहा है अल्फा 2 को, तो बहुत ज़्यादा वहाँ से इंसुलिन क्या होगा, निकलने लग जाएगा। और कहाँ पे होता है, तो ये अब ये अल्फा पढ़ लिया आपने। अब बीटा 1, तो बीटा 1 कहाँ पे होता है, तो ये हार्ट के अंदर होता है और क्या करता है, इंक्रीज करता है हार्ट रेट को, अगर मतलब ड्रग उस पर बाइंड हो रही हैं। और बीटा 2 कहाँ पे होता है, तो बीटा 2 होता है जहाँ जहाँ स्मूथ मसल्स होते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, ब्रोंकाई हो गया, यूट्रस हो गया, GIT हो गया। तो वो जो अल्फा 1 था वो रिलैक्सेशन करा रहा था, और अल्फा 2 पे जब ड्रग्स बाइंड करते हैं तो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन करा रहा था, और ये क्या कराएगा, रिलैक्सेशन कराएगा, ठीक है। ये क्या कराएगा, रिलैक्सेशन कराएगा। अब हम लोग जो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा 3 तरीके से, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और मिक्स्ड, तो उसके हिसाब से अब हम लोग देख लेते हैं। तो डायरेक्ट एक्शन जो एडिनर्जिक ड्रग वाले हैं उनका डेफिनेशन क्या है, तो दीज आर द ड्रग्स विच डायरेक्टली बाइंड टू एडिनर्जिक रिसेप्टर्स। ये वो दवाएं होती हैं जो एडिनर्जिक रिसेप्टर से डायरेक्टली बाइंड करती हैं, एंड एक्टिवेट देम टू गिव देयर एक्शन, और उनको एक्टिव कर देती हैं उनका एक्शन शो करने के लिए, ठीक। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, जैसे कि उसका एग्जाम्पल आपने पढ़ा था एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये डायरेक्ट एक्टिंग एडिनर्जिक ड्रग्स के एग्जाम्पल्स हैं, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। और भी हैं लेकिन 2 आप याद रखिए, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, जैसे डोपामीन भी है, सेल्ब्यूटामोल है, और भी है कई सारे, ठीक। तो अब इनके बारे में हम लोग देखते हैं इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, यानी अगर ये दवा कोई खाता है एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन तो क्या एक्शन आएंगे उसकी बॉडी में, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे ये काम करेगा, यानी आपका जो हार्ट वाट वाला सिस्टम है उस पर काम करेगा। तो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा अल्फा 1 को, चूँकि वहाँ पे अल्फा 1 रिसेप्टर होता है हार्ट के अंदर, तो उस रिसेप्टर से जाके बाइट करेगा, उसको स्टिमुलेट कर देगा, यानी उसको एक्टिव कर देगा। तो क्या होगा, इंक्रीज दी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, यानी हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, आउटपुट बढ़ जाएगा ब्लड का, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, ब्लड अंदर खींचेगा और बाहर फेंकेगा, खींचेगा बाहर फेंकेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, आउटपुट बढ़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हार्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अगर
ये दवाएं काम करती हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, वहाँ पे बीटा 2 रिसेप्टर होता है, उसको जाके बाइंड होती हैं और उसको स्टिमुलेट करती हैं। तो क्या होता है, डायलेट कर देती है उसको, किसको, ब्रोंकाई को। ब्रोंकाई जो स्मूथ मसल्स है हमारे, ब्रोंकाई होते हैं, समझिए जो रिंग की तरह रहता है ना, ये जहाँ से हमारा जिससे हवा जाता है अंदर, एयरवेज जिसको बोलते हैं या विंड पाइप बोलते हैं, तो उसको क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है। तो मान लीजिए अस्थमा वाला पेशेंट है, कोई सांस फूल रहा है, तो इसको डायलेट कर देगा, तो आसानी से एयर क्या है उसके लंग्स तक पहुंच जाते हैं। और कहाँ पे होता है, तो ये पैनक्रियाज के ऊपर भी काम करते हैं। कौन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन किस पे काम करते हैं, पैनक्रियाज के ऊपर। अगर ये बाइंड करते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर से, वहाँ चूँकि अल्फा 2 रिसेप्टर होता है, तो क्या करते हैं, डिक्रीज द रिलीज ऑफ इंसुलिन। क्या करते हैं, इंसुलिन को रिलीज कर दे, इंसुलिन का जो रिलीज हो रहा है, इंसुलिन निकल रहा है, उसके मतलब क्वांटिटी को, उसकी मिकदार को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। जब ये पैनक्रियाज में भी होता है अल्फा 2 रिसेप्टर, अगर आपने एपिनेफ्रिन लिया या नॉरएपिनेफ्रिन लिया या इसके ग्रुप की दवाएं ली, तो क्या करेंगे, पैनक्रियाज पे भी जाके बाइंड करेंगे अल्फा 2 रिसेप्टर से, और फिर वहाँ से इंसुलिन का निकलना कम कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट हो जाएगा। हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट क्या होगा कि आपके ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसके इंडिकेशन क्या क्या है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन के मतलब कहाँ कहाँ पे यूज़ होंगे ये, तो ये यूज़ होते हैं, तो इट बाइंड टू अल्फा 1 रिसेप्टर, ये अल्फा 1 रिसेप्टर से बाइंड करता है, एंड कॉज वेसोकंस्ट्रिक्शन, और वेसोकंस्ट्रिक्शन कराता है। वेसोकंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारा ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल इसको कंस्ट्रिक्ट करा देगा, तो इसका साइज़ पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइज़ मान लीजिए पतला है, जब कंस्ट्रिक्शन होता है तो साइज़ पतला हो जाता है, तो इसमें ब्लड का फ्लो क्या होता है, तेज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही वेसोकंस्ट्रिक्शन कराता है। एंड एपिनेफ्रिन इज़ यूज्ड, और एपिनेफ्रिन यूज़ होता है किस काम के लिए, तो ये नीचे आ रहे हैं, किस किस काम के लिए, तो जब ये मान लीजिए वेसोकंस्ट्रिक्शन पे जब काम करेगा, तो जहाँ जहाँ पे नसें हैं हमारी, ब्लड की वेसल्स हैं, नसें हैं, उसको कंस्ट्रिक्ट कर देगा। तो मान लीजिए ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है, तो अगर उस नसों को सिकुड़ा दिया जाए तो खून बंद हो जाएगा, तो उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। टू स्लो एब्जॉर्प्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक के एब्जॉर्प्शन को स्लो करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने लगाया कोई लोकल एनेस्थेटिक दवा, वो हमारे ब्लड में ना जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन यूज़ करेंगे। अगर हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट रहेंगे, तो जल्दी से ब्लड में वो दवा क्या है ऊपर से पहुँच जाएगी, लेकिन हमको उसमें ब्लड में पहुँचाना नहीं, हमको लोकल इफेक्ट चाहिए। अगर ब्लड में पहुंचेगा तो पूरी बॉडी में उसका इफेक्ट आएगा, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, ये दवा अगर देंगे तो वो ब्लड का जो हमारा ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो उसके थ्रू क्या है, जो मतलब लोकल एनेस्थेटिक्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे। और किस लिए होता है, टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। जब वो मतलब मान लीजिए वो पाइप है, नस है, उसका साइज़ पतला कर देंगे आप, तो फिर क्या डायमीटर पतला हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और क्या, एपिनेफ्रिन इज़ यूज़फुल इन अस्थमिक पेशेंट, ये कह रहे हैं किसी को अस्थमा की बीमारी है तो उसमें भी क्या होता है, ये यूज़फुल होता है। इट प्रोमोट ब्रोंकोडाइलेशन, ब्रोंकाई को डायलेट कर देता है, तो आसानी से एयर वहाँ तक पहुँच जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या, यानी कब इसको यूज़ नहीं करेंगे, तो अल्फा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हाइपरटेंशन, कि जो अल्फा रिसेप्टर पे काम करने वाली दवा है वो कॉन्ट्राइंडिकेटर है किसमें, हाइपरटेंशन में। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो अल्फा रिसेप्टर से बाइंड करने वाली दवा उसमें नहीं देंगे, जैसे कि एपिनेफ्रिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया। ऐसे ही अल्फा 2 पे रिसेप्टर पे जो बाइंड करने वाली दवाएं हैं उसको हम लोग नहीं देंगे, वो कम मना है। कि जब लो ब्लड प्रेशर हो, जब ब्लड प्रेशर लो हो तो उसमें भी हम क्या है, जो मतलब अल्फा 1 या अल्फा 2 पे जो बाइंड करने वाली ड्रग्स हैं वो नहीं देंगे, नहीं तो और ज़्यादा ब्लड प्रेशर को क्या करेंगे, वो लो कर देंगे। ठीक है, अब इसका डोजेस कितना है, कितना देंगे, मतलब ये एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन, तो इन एक्यूट अस्थमा, यानी अस्थमा अगर एकदम से हो जाता है ना, कभी कभी मतलब पुरानी बीमारी नहीं है बल्कि अभी जल्दी ही उसको किसी को मतलब अस्थमा की बीमारी हो रही है, सांस फूलना बहुत ज़्यादा, तो उसको कितना देंगे, तो 0.0 ml पर ml, यानी मान लीजिए इंजेक्शन है तो उसमें अगर 1 ml इंजेक्शन है तो उसमें 0.01 ml देंगे उसमें। ठीक है, और कार्डियक अरेस्ट है, अगर मतलब समझिए किसी को हार्ट अटैक आ गया तो उसमें कितना देंगे, तो उसमें भी 0.01 ml पर ml में अगर इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उसमें दे देंगे उसको। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स के बारे में, यानी इनडायरेक्ट एक्टिंग एडोनर्जिक एजेंट्स हैं ये।
और ये सब क्या है, एगोनिस्ट हैं। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग एडिनर्जिक एजेंट्स स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ स्टोर्ड न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम द एडिनर्जिक नर्व टर्मिनल्स। क्या कह रहे हैं कि जो इनडायरेक्ट जो ड्रग्स होती हैं ये क्या करती हैं, तो ये स्टिमुलेट करती हैं रिलीज ऑफ स्टोर्ड न्यूरोट्रांसमीटर, यानी न्यूरोट्रांसमीटर जो है, जैसे मान लीजिए एड्रीनलिन है, मान लीजिए क्या है, एड्रीनलिन है, ये मतलब पहले से हमारे नर्व के अंदर स्टोर रहता है, ये हमारे एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है, वो आके नर्व के अंदर हमारे जो नर्वस सिस्टम है, नर्व पे उसके एंड पे आके, मान लीजिए नर्व है तो उसके एंड पे यहाँ पे आके ये स्टोर है। तो अब ये जो दवा होती है उसको रिलीज़ करवाती है, ये जाएगा फिर अपना ये हमारे बॉडी अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे जाके अपना एक्शन शो करने लगता है। यहाँ पे है तो लेकिन रिलीज़ नहीं हो रहा था। तो इनडायरेक्ट जो ड्रग्स होती हैं जैसे कि एम्फेटामिन है, ये क्या करेगा, इसको रिलीज़ करवा देगा और ये जाके अलग अलग जो रिसेप्टर्स जहाँ पे अल्फा रिसेप्टर्स हैं या बीटा रिसेप्टर्स हैं उनसे जाके बाइंड करेगा और अपना एक्शन शो करेगा। तो ये होता है इनडायरेक्ट। ये जो दवाएं होती हैं वो क्या करेंगी, जो न्यूरोट्रांसमीटर पहले से स्टोर है तो उसको क्या करते हैं, रिलीज़ करवा देती हैं। द मेन न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन, और ये कह रहे हैं कि जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो स्टोर्ड रहता है जिसको रिलीज़ किया जाता है वो कौन सा होता है, नोर एड्रीनलिन। एड्रीनलिन होता है लेकिन मेन क्या है, नोर एड्रीनलिन है। मान लीजिए यहाँ पे नोर एड्रीनलिन रिलीज यहाँ पे स्टोर्ड है तो उसको क्या करता है, ये जो दवा होती है एम्फेटामिन वो रिलीज़ करवा देगा इसको। ठीक, अब हम लोग देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होगा। अगर हम लोग ये एम्फेटामिन लेते हैं तो ये क्या करेगा, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे काम करेगा। तो वहाँ पे क्या करेगा, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी दोनों बढ़ जाते हैं। सिस्टोलिक डायस्टोलिक यहाँ पे हम लोग नहीं देखेंगे, आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, स्मूथ मसल्स को क्या करेगा, ये रिलैक्सेशन कराता है, यानी जहाँ जहाँ पे स्मूथ मसल्स अगर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था तो ये क्या करता है, रिलैक्स करवा देता है एम्फेटामिन अगर हम देते हैं। इसको कितना देते हैं, तो 5 से 10 mg टेबलेट आता है इसका मॉर्निंग में और मिड डे में, यानी मान लीजिए सुबह में दे देंगे एक दे देंगे हम लोग, कब, दोपहर में ये दवा दी जाती है 5 से 10 mg टेबलेट। अब हम लोग मिक्स्ड जो एडिनर्जिक एजेंट्स हैं उनके बारे में देखते हैं। तो दीज आर दी ड्रग्स विच एक्ट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ऑन बोथ अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। ये जो दवाएं होती हैं ये डायरेक्टली भी काम करती हैं और इनडायरेक्टली भी काम करती हैं। यानी एक मतलब इसका ये है कि ये अल्फा रिसेप्टर या बीटा रिसेप्टर्स पर जाके खुद भी डायरेक्टली बाइंड करती हैं और अपना एक्शन शो कराने लगती हैं, या तो फिर ये क्या करती हैं, जो मतलब न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्ड हैं उनको रिलीज़ करवाती हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एफेड्रिन और मेटारामिनोल। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, ये इनडायरेक्ट ये मिक्स्ड एक्टिंग एडिनर्जिक एजेंट्स हैं, यानी दोनों तरीके से ये क्या करती हैं, काम करती हैं। अब इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो इनका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो जस्ट जैसे आपने पढ़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में, चूंकि वो ऐसे ही दवा है तो उन्हीं के एक्शन की तरह ये भी क्या करते हैं, एक्शन शो करते हैं। तो समझ में आ गया, जैसे कि आपने पढ़ा कि जैसे इनडायरेक्ट वाली हैं जैसे एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, उनका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वही इसका भी होगा। ऐसे ही एम्फेटामिन का जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो भी क्या है, इसमें आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसमें आप ये देखिए कि एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड भी है, तो इसको क्लोराइड भी बोलते हैं, एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड। तो इसका टेबलेट आता है कितने का, 30 mg का आता है, टू बी एडमिनिस्टर इन डोज ऑफ 15 to 30 mg TDS। मतलब ये कि इसकी जो दवा होती है इसको हम लोग दिन में 3 बार देते हैं। 15 से 30 mg के बीच में, आप जितना चाहे 15 का दे दें या 30 का, जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से हम लोग देते हैं। कब, TDS का मतलब होता है थ्राइस इन डे। ठीक है, एक दिन के अंदर 3 मरतबा, उसको बोलते हैं हम लोग TDS। ठीक, अब हम लोग देखेंगे एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स के बारे में। क्या देखेंगे, एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स के बारे में। अब तक हम लोग पढ़ रहे थे एड्रीनर्जिक ड्रग्स के बारे में, भी एंटी है यानी ये एंटागोनिस्ट है। ठीक है, ये क्या है, एंटागोनिस्ट है। जो एंटागोनिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिसेप्टर से जाके बाइंड तो करते हैं लेकिन एक्शन शो करने के लिए नहीं, बल्कि जो दवाएं हैं या जो भी हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी जगह को जाके पहले ही घेर लेते हैं। जैसे कि आपने पीछे भी पढ़ा है, मान लीजिए ये कोई रिसेप्टर है, इस पर जब दवा आके बाइंड करती है अपना एक्शन शो करती है, लेकिन जो एंटागोनिस्ट होते हैं वो पहले ही आके यहाँ पे क्या करेंगे, बैठ जाएंगे, इस जगह को भर लेंगे। अब जो दवा आती है या जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो जब आएगा तो उसको जगह नहीं मिलेगी, इसलिए अपना एक्शन नहीं शो कर पाते हैं। ठीक है, तो दीज ड्रग्स ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ एक्शन दैट अकर बाय रिलीज ऑफ एड्रेनलिन आर कॉल्ड
एडिनर्जिक ड्रग्स, ये कह रहे हैं कि ये जो दवाएं होती हैं वो उस इफ़ेक्ट को और उस एक्शन को रोक देती हैं जो कि मतलब एक्शन शो होता है कब, जब एड्रीनलिन रिलीज़ होता है। तो एड्रीनलिन का जो मतलब एक्शन होता है ये उसको क्या करती हैं, रोक देती है। ये इसका मतलब है। एड्रीनलिन रिलीज़ होने का मतलब ये कि जब वो रिलीज़ होता है तो अपने रिसेप्टर पर जाके बाइंड करता है, तो फिर ये क्या करती हैं, तब अपना वो एक्शन शो करता है। लेकिन ये जो दवा अगर खा लेता है, किसी ने खा ली है दवा, तो फिर क्या होगा, ये एक्शन इसका शो नहीं हो पाएगा, इसलिए कि वो अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, दीज ड्रग्स आल्सो कॉल्ड, और इनको एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स को हम और भी क्या कहते हैं, एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स भी कहते हैं, और क्या बोलते हैं, एड्रीनोसेप्टर एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एड्रीनोसेप्टर एंटागोनिस्ट। और इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि सिम्पैथोलाइटिक एजेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि लाइटिक का मतलब होता है एंटी काम करना, और माइमेटिक का मतलब होता है उसको कॉपी करना, और लाइटिक का मतलब उसके अगेंस्ट काम करना। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अगेंस्ट काम करने वाली दवाएं हैं, तो इनको हम लोग सिम्पैथोलाइटिक भी कह सकते हैं। ठीक, अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो ये होगा एक अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकिंग, एक ये क्या करेगा, अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे। उसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि प्राजोसिन हो गया, योहिम्बिन हो गया, और फेनोक्सीबेंजामीन हो गया। ठीक है, और ये क्या करेगा, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाले होगा एक, जैसे एटिनोलोल हो गया, ब्यूटोक्सामिन हो गया, प्रोपरानोलोल हो गया। और एक ऐसी दवा होगी जो अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर दोनों को बाइंड करेगा, नॉन सेलेक्टिव। अब जैसे कि अल्फ़ा 1 भी होता है, अल्फ़ा 2 होता है, तो ये अल्फ़ा 1 को क्या करता है, ब्लॉक करता है। किसको, ये अल्फ़ा 1 को ब्लॉक करता है प्राजोसिन, और ये जो होता है ये अल्फ़ा 2 को ब्लॉक करता है योहिम्बिन। ठीक, और ये जो होता है फेनोक्सीबेंजामीन, ये अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। अगर आप ऐसे याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं कि प्राजोसिन जो है ये अल्फ़ा 1 को ब्लॉक करता है, योहिम्बिन अल्फ़ा 2 को ब्लॉक करता है, और फेनोक्सीबेंजामीन जो है ये अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों को ब्लॉक करता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि ये अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर है। क्या है, अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर क्या है, प्राजोसिन। ऐसे ही योहिम्बिन क्या है, अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर है, और फेनोक्सीबेंजामीन क्या है, ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर है। यानी सिलेक्ट नहीं है कि सिर्फ अल्फ़ा को करेगा, ऐसे बीटा को करेगा, बल्कि दोनों को करता है, इसलिए नॉन सेलेक्टिव क्या है, अल्फ़ा ब्लॉकर है। ऐसे ही बीटा में तो ये एटिनोलोल है, ये क्या है, बीटा 1 ब्लॉकर है, बीटा 1 सिलेक्टिव सिर्फ बीटा 1 को करेगा। और ये जो है ये बीटा 2 को ब्लॉक करता है, ब्यूटोक्सामिन किसको करेगा, बीटा 2 को ब्लॉक करता है। और ये प्रोपरानोलोल है, ये बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक, अब ये जो है अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर्स, तो ये सबको करता है, ब्लॉक करेगा। किसको, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 बीटा 2 सबको ब्लॉक कर देगा। कौन, जो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर है, ये नॉन सेलेक्टिव होता है। इसका एग्जांपल क्या, ले बीटालोल या ले बेटालोल या कार्विडिलोल। ठीक है, कार्विडिलोल। अब अल्फ़ा ब्लॉकिंग एजेंट्स क्या हैं, जैसे कि अभी मैंने बता दिया अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर हो गया, तो प्राजोसिन ये मैं पीछे बता चुका हूँ। ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, मतलब ये जो मतलब एंटागोनिस्ट हैं, इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है। तो इफेक्ट इनका क्या होगा हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, तो हाइपोटेंशन करेंगे। यानी अल्फ़ा रिसेप्टर्स को अगर ब्लॉक किया जा रहा है तो क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा, यानी ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, बीपी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। आई में क्या करेंगे, ये मतलब एंटागोनिस्ट जो हैं, ये अगर हम लोग दवा लेते हैं तो ये क्या करेंगे, आई को हमारे मियोसिस करा देंगे। उधर माइड्रिएसिस हो रहा था, यानी उसका जो साइज़ हो रहा था डायलेट हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, साइज़ छोटा हो जाएगा। ठीक है, नेज़ल कॉन्जेशन कराते हैं। नेज़ल कॉन्जेशन का मतलब ये है कि अगर ये दवा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, नाक वगैरह जो हैं वो जाम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नाक जाम हो जाएंगे। और जो एगोनिस्ट हैं उसका अगर मान लीजिए किसी का नाक वगैरह जाम है, तो एगोनिस्ट वाले जो हैं, जैसे एड्रीनर्जिक जो ड्रग्स हैं, वो अगर लेते हैं तो वो नाक वगैरह अगर जाम है तो उसको क्या करते हैं, खोल देते हैं, उसको बोलते हैं डीकॉन्जेस्टेंट। और ये वाले जो हैं ये कॉन्जेशन कराते हैं, यानी नाक को जाम कर देंगे अगर आप ये वाली दवा लेते हैं। और क्या करते हैं, इजेकुलेशन को इनहिबिट करते हैं। इजेकुलेशन क्या होता है, ये समझिए कि जो सीमेन होता है वो जल्दी से निकल जाता है किसी का, तो जल्दी से न निकले तो उसी को बोलते हैं इनहिबिट इजेकुलेशन। यानी एकदम से आदमी का जो सीमेन है वो एकदम से रिलीज़ ना हो। और आप इसको और यूट्यूब वगैरह पे देख लीजिएगा इजेकुलेशन क्या होता है। ठीक,
यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है या और भी इस टाइप की कोई मतलब एक्टिविटी कर रहा है, तो आदमी का जो सीमेन निकलता है वो जल्दी से ना निकले, उसको बोलते हैं इनहिबिट इन एजुकुलेशन। और अगर जल्दी से हो जाता है तो उसको कहेंगे कि फास्ट एजुकुलेशन। ठीक। और क्या करता है, इंक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। और ये जो मतलब एंटागोनिस्ट हैं एडिनर्जिक, ये क्या करेंगे, इंटेस्टाइन का जो मोटिलिटी है यानी जो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट है उसको बढ़ा देते हैं। इंडिकेशन क्या है इसका, कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो ये हाइपर टेंशन को ठीक करने के लिए यूज़ होते हैं। क्या करते हैं, हाइपर टेंशन को ठीक करने के लिए, यानी ब्लड प्रेशर किसी का हाई है तो उसमें हम लोग क्या देंगे, एंटागोनिस्ट देंगे। कौन से, एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट, जैसे कि मान लीजिए प्रोप्रानोलोल हो गया, एटिनोलोल हो गया। ठीक, अभी उसका आ रहा है हर दवा के बारे में आगे। और क्या करते हैं ये, इन कॉन्जेसिव हार्ट फेलियर, अगर किसी का कॉन्जेसिव हार्ट फेलियर हो गया तो उसमें भी क्या करते हैं, ये काम करते हैं। कॉन्जेसिव हार्ट फेलियर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी नसों के अंदर ब्लॉकेज आ गए, आपको ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा, मतलब कहीं नस में यहाँ पे कहीं पे नस का क्या जाम हो गया, बंद हो गया। अब हार्ट अपना ताकत तो लगा रहा है लेकिन वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, ये वाली दवा दी जाती है। ऐसे माइग्रेन में देते हैं। माइग्रेन मतलब आधे सर में अगर दर्द हो रहा है, पूरे सर में नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ आधे सर में दर्द होता है, तब भी उसको हम लोग क्या करते हैं, देते हैं। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये अल्फ़ा 1 को ब्लॉक किया जाए अगर, तब ये वाले मतलब हमको फ़ायदे मिलते हैं। ठीक है, अल्फ़ा 1 ब्लॉकर अगर देंगे तो ये जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है वो फ़ायदे मिलते हैं। ठीक है, अब कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो अल्फ़ा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, जो तो अल्फ़ा वाले जो मतलब हैं तो उनको कब नहीं देगा, किस कंडीशन में नहीं देंगे, तो अगर किसी को मतलब लीवर की बीमारी है, हेपेटिक प्रॉब्लम है या किडनी में कोई बीमारी वगैरह है, तब उस कंडीशन में नहीं देते हम लोग क्या कहते हैं, एगोनिस्ट, अल्फ़ा एगोनिस्ट। ऐसे पेप्टिक अल्सर है, यानी अगर जीआईटी में कहीं अल्सर वगैरह है तो वहाँ पे भी नहीं देते हैं। ऐसे ही अगर किसी को ड्रग से एलर्जी हो रही है, किसी भी दवा से अगर उसको एलर्जी है तो उस कंडीशन में भी नहीं देते हैं। ऐसे ही कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ मतलब हार्ट में जो हमारे हार्ट के अंदर जो नसें होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, उनको कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। अगर उसमें कोई दिक्कत है तब भी उस कंडीशन में भी ये दवा हम लोग नहीं देते हैं। ठीक है, अब अल्फ़ा 2 ब्लॉकिंग एजेंट, तो उसका एग्जांपल क्या, योहिम्बिन। तो ये क्या करता है, इंक्रीज द इंसुलिन सिक्रेशन। अगर मान लीजिए किसी का ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में कौन सी दवा देंगे हम लोग, अल्फ़ा 2 ब्लॉकिंग एजेंट देंगे। अल्फ़ा 2 ब्लॉकिंग एजेंट देंगे, जैसे योहिम्बिन है, तो ये क्या करेगा, इंसुलिन का सिक्रेशन क्या करेगा, ज़्यादा कर देगा, एंड डाउन द ब्लड ग्लूकोज लेवल, और हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है उसको डाउन कर देता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। तो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर यानी बीटा 1 ब्लॉकर, अगर जैसे उसका एग्जांपल क्या है, एटिनोलोल और क्या है, बाइसोप्रोलोल, क्या है, बाइसो या बिसोप्रोलोल। सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर, सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर इसका एग्जांपल क्या है, एटिनोलोल, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली दवा है ये। और क्या है, बिसोप्रोनोल, ये क्या है, कार्डियो सेलेक्टिव ब्लॉकर्स हैं। क्या है, ये कार्डियो सेलेक्टिव ब्लॉकर हैं। ये हमारे सिर्फ हार्ट के अंदर, ये जो दवाएं एटिनोलोल और बिसोप्रोलोल, ये सिर्फ आपके हार्ट पे काम करती हैं और हार्ट के अंदर जो आपके बीटा रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, और इसके और जो नॉर्मली पूरे कहीं पे भी अगर बीटा ब्लॉकर हैं तो उसके जो है स्मोलोल और बिनोप्रोलोल, ये आपके हार्ट के अलावा जहाँ कहीं पे भी मतलब बीटा रिसेप्टर्स है उस सबको ब्लॉक कर देंगी। ऐसे ही सेलेक्टिव बीटा 2 ब्लॉकर्स हैं, तो जैसे ब्यूटोक्सामिन और ICI 1185 और 51, इस नाम से भी दवा आती है, तो ये बीटा 2 को ब्लॉक करते हैं। और नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 एंड बीटा 2 ब्लॉकर, तो वो उसका क्या एग्जांपल है, प्रोप्रानोलोल, जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा भी है। ठीक, अब इनके फंक्शन देख लेते हैं क्या क्या है। तो बीटा 1 ब्लॉक अगर करते हैं तो क्या होगा, तो हो गया बिसोप्रोलोल हो गया। अगर इसको हम लोग ब्लॉक करते हैं तो ये क्या होगा, तो ये हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए, अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है तो उसमें हम लोग क्या देंगे, एटिनोलोल और बिसोप्रोलोल देंगे। तो ये सिर्फ हार्ट पे काम करता है और ब्लड प्रेशर को क्या करता है, लो कर देगा। ऐसे नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 और बीटा 2 ब्लॉकर्स हैं, जैसे उसका एग्जांपल क्या, प्रोप्रानोलोल। तो ये क्या, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तो ये हार्ट रेट को डिक्रीज़ कर देते हैं। ये क्या करेंगे, हार्ट रेट को डिक्रीज़ कर देंगे। और क्या करेंगे, ब्रोंकाई को मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं, यानी ब्रोंकाई जो हमारा है तो उसको क्या करेंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे। यानी समझिए कि अस्थमा अगर किसी को है तो उस कंडीशन में देंगे तो मर ही जाएगा, यानी उसको सांस लेने की दिक्कत हो जाएगी। अगर डायलेशन हो गया बहुत ज़्यादा तो उसमें देंगे तो ये ब्रोंकाई को क्या करें, कॉन्स्ट्रिक्ट कराते हैं। कौन से, बीटा ब्लॉकर्स जो हैं। और वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं, यानी हमारा जो नस वगैरह है उसको भी क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। और
ग्लाइकोजेनोसिस कराते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या कराते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब क्या है कि हमारा जो बहुत सारा एनर्जी होता है वो ग्लूकोजन के फॉर्म में क्या होता है, जमा होता है, ग्लूकोज नहीं होता है। फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो उस ग्लाइकोजन को क्या ग्लूकोज बनाया जाता है, फिर उसका एटीपी बनता है, फिर एटीपी से फिर हमारे जो सेल हैं उसको यूज़ कर पाते हैं। ठीक, तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस कराता है कौन, अगर बीटा सेलेक्टिव 1 या बीटा 2 को अगर ब्लॉक कर दिया जाता है, यानी अगर आप प्रोप्रानोलोल ले रहे हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल क्या होगा, बढ़ सकता है। इसका इंडिकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, तो हाइपर टेंशन में ठीक करने के लिए यूज़ होता है, यानी हाइपर टेंशन यानी ब्लड प्रेशर बहुत हाई है तो उसमें देंगे। ऐसे ही एंजाइना पेक्टोरिस में भी यूज़ करते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस मतलब ये कि सीने में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है किसी के, ठीक है, हार्ट वगैरह की दिक्कत होती है तो उसमें देते हैं, या मतलब ब्रोंकाई वाली दिक्कत है। ऐसे ही कार्डियक अरेथमिया यानी जो कार्डियक रेट होता है, मतलब जैसे कि दिल धड़क रहा है तो एक नॉर्मल वे में धड़कता रहता है, एक लय में, लेकिन वो कभी ज़्यादा कभी कम तो अरेथमिया हो गया, यानी जो हमारे ब्लड का, हमारे हार्ट का जो उसका रेट है, रिदमिक रेट जो उसका है वो क्या हो गया, जो धड़कने का हार्ट रेट है वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, या तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कार्डियक अरेथमिया। तो उसको भी ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं। और माइग्रेन को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं। माइग्रेन मतलब आधे सर का दर्द है, ऐसे ही एंजाइटी है तो उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। ऐसे ही पार्किंसंस डिसीज़ में भी हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। पार्किंसंस डिसीज़ क्या होता है, जैसे कि देखते हैं बहुत सारे लोग हाथ वगैरह कांपने लग जाते हैं, ऐसे उसका सर कांप रहा है, हिल रहा है, तो उस वाली कंडीशन को बोलते हैं हम लोग पार्किंसंस डिसीज़। अब अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये इसका एग्जांपल क्या है, लेबेटालोल और कार्बिडोलोल। तो ये क्या है, नॉन सेलेक्टिव अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स हैं। दीज आर यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। तो ये भी हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए यूज़ होते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, आपने पढ़ा है एटिनोलोल के बारे में, ठीक है, ऐसे ही प्रोप्रानोलोल के बारे में। एटिनोलोल क्या है, ये एटिनोलोल क्या पढ़ा आपने कि ये जो है बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर है। एटिनोलोल क्या है, बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर है। तो ये क्या करता है, इसको अगर कितना डोज में देंगे तो 25 से 100 mg के बीच में हम लोग इसको देते हैं डेली। अगर किसी का मतलब ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है तो उसमें 25 से 100 mg देते हैं। ऐसे प्रोप्रानोल कितना देते हैं, 80 से 240 mg देते हैं 12 घंटे के अंतर में, ठीक है। ऐसे ही लेबेटालोल, इसका यूज़ अभी यहाँ पे पढ़ा आपने, तो ये कितना देते हैं, 2 से 600 mg देते हैं, कितना, 12 घंटे के अंदर में। तो ये हो गया हमारा एडिनर्जिक ड्रग के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, एडिनर्जिक एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बारे में। अब हम लोग मिलते हैं दूसरे पार्ट में दूसरे टॉपिक के साथ। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।